पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, इसी का एक टॉपिक हमारा प्रीवियस लेक्चर में बच रहा था, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जैसे हमने इसमें दो सेल का कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, तो उसका जो हमारा रिजल्ट बनता था वो क्या बनता था वो देख लेते हैं पहले। ये हमारा एक सेल है, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका अपना EMF E1 है। इसको हम दूसरे सेल से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे सेल से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमारा सेल से कनेक्ट हो गया। ओके, और इसको हमने एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ओके, तब हमने इसको लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, R रेजिस्टेंस। ठीक है, ये E2 हो गया और ये R2 हो गया, ये R1। तो इसका नेट EMF क्या आता था, और या जो इसमें करंट आता था उसकी वैल्यू क्या आती थी। ये करंट हमारा I1 होता था, I2, और ये करंट I हो जाता था हमारा I1 प्लस I2। तो बता सकते हैं क्या वैल्यू आती थी हमारी नेट EMF की, बताइए। अगर इन दो का कॉम्बिनेशन हम स्टडी करें तो क्या वैल्यू आती थी। तो इस केस में जो हमारा E इक्विवेलेंट आता था वो आता था E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और जो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आता था R1 प्लस R2। और जो मेन R इक्विवेलेंट आता था पूरे सर्किट का, क्योंकि जो लोड रेजिस्टेंस है R और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो R प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हमारे पास रिलेशन आता था। ठीक है, अब अगर हम एन आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस लेक्चर की बात होगी। नाउ अभी जो हमें कंडीशन पढ़नी है वो है कंडीशन 4। मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि किस सिचुएशन में हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए सो दैट हमें मैक्सिमम करंट अचीव हो जाए उस कॉम्बिनेशन से। और ये कंडीशन याद रखेंगे। हम तीन केसेस पढ़ेंगे, एक तो हमने सीरीज वाला पढ़ा, अब ये पैरेलल वाला पढ़ेंगे, फिर मिक्स ग्रुपिंग वाला पढ़ेंगे। और उनके मैक्सिमम करंट की कंडीशन को हम याद रखेंगे, वो मैं आपको लास्ट में समराइज भी करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि सपोज हमने n सेल्स ऑफ आइडेंटिकल EMF आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो लिखिए सपोज n cells each of EMF each of EMF and internal resistance EMF E, इसको करेक्ट कर लेते हैं, EMF E and internal resistance are be connected in parallel, be connected in parallel। ठीक है, तो उनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। डायग्राम बना लेते हैं। तो एक सेल हमारा ये हो गया, ठीक है, एक सेल ये हो गया, सेम EMF के सेल से। ठीक है, एक सेल ये हो जाएगा,
इस तरीके से हमने n सेल्स कनेक्ट कर दिए पैरेलल में, ठीक है। इनको हमने ज्वाइन कर लिया सबको, ठीक है, सबको ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से n सेल्स को हमने कनेक्ट कर लिया, ये सारे n सेल्स हैं। यहाँ पे एक सेल और आ जाएगा हमारे पास, ओके। और इसको एक लोड रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम इसमें रेजिस्टेंसेस मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास ये तो लोड रेजिस्टेंस आ गया R, ठीक है। ये EMF E, ये भी E, ये वाला EMF, ये N सेल का EMF, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सबकी वैल्यू R। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो पॉइंट हैं A और B, एक तो मैं डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो क्योंकि सारे सेल्स होगा वो E के बराबर होगा। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, अभी हमने दो सेल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो इसका जो इफेक्टिव या इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आ रहा था, ठीक है, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आ रहा था, उसका रिजल्ट हमारे पास क्या था, E1R2 इक्विवेलेंट हमारे पास आ रहा था E1R2, R2 होगा प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब यहाँ पे देखो R1 R2 बराबर है R के, और E1 E2 बराबर है E के। तो अगर ये मैं वैल्यू रख दूं E इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा ER प्लस ER डिवाइडेड बाई 2R, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2ER डिवाइडेड बाई 2R। तो देखिए इक्विवेलेंट EMF जो है वो इंडिविजुअल EMF के बराबर आ जाएगा इस केस में। तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, for parallel combination of n cells each of EMF E, जो है उस केस में हमारा E इक्विवेलेंट जो है वो E के बराबर ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे। न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज कर लेते हैं हम ये रिजल्ट। अगर हमारी इक्वल बैटरी लगी है इक्वल EMF की, तो हम E इक्विवेलेंट डायरेक्टली E लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर रहा हूं। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जितने भी ये n रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किए हैं, प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमने ये n रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं ये सारे पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे n रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो n रेजिस्टेंस का हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कहाँ तक जाएंगे, n तक, क्योंकि n है। अब ये सारे बराबर हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n/R आ जाएगा, और जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ये आ जाएगा R/n। नाउ लोड रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R, एंड R इक्विवेलेंट, R इन सीरीज कॉम्बिनेशन, R इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सर्किट का R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट,
तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा कैपिटल R और R/N। चलिए, करंट इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, या करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, या करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, दोनों चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लोड के अक्रॉस मैक्सिमम करंट चाहिए, क्योंकि आप जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उसी के अक्रॉस आपको मैक्सिमम करंट चाहिए होगा ना। तो करंट थ्रू दी लोड रेजिस्टेंस, तो दोनों तरीके से इसको पूछा जा सकता है, करंट थ्रू दी लोड रेजिस्टेंस, थ्रू दी लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करंट होगा वो देख लेते हैं। I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट हमारा E के बराबर आ रहा है और ये आ रहा है R प्लस R/N। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा N टाइम्स ऑफ E NR प्लस स्मॉल r, ये करंट हो जाएगा दैट। अब हम देखेंगे कि ये करंट मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये करंट मैक्सिमम कब होगा। जब चलो अब हम ये कहते हैं कि इफ लोड रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू जो है इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसके मुकाबले लोड रेजिस्टेंस काफी स्मॉल है। तो पहला केस, फर्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R/N। ठीक है, जो हमारा R इक्विवेलेंट है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं इसको लिख भी देता हूं थ्योरी में, लोड रेजिस्टेंस is very small as compared to equivalent internal resistance। ठीक है, तो इसमें हमारी पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, देखिए। तो अभी हमारे पास I जो था वो या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ER प्लस R/N, या जब हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था वो भी। तो इस केस में R प्लस R/N जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R/N हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा करंट है वो हो जाएगा E/R/N, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी N टाइम्स ऑफ EMF डिवाइडेड बाई R। तो एक करंट तो गया है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, इसका रिवर्स कर दो, केस टू। केस टू क्या बनेगा, इफ लोड रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R/N। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस काफी बड़ा है, तो उस केस में अगर आप करंट निकालोगे I, तो आपका करंट आएगा ER प्लस R/N। इस केस में R प्लस R/N जो है वो अप्रोक्सीमेटली R के बराबर हो जाएगा, और जो मेरे पास करंट आएगा I वो आएगा E/R। ठीक, तो जो मेरा मैक्सिमम करंट है, जो ये जो करंट है ये है करंट थ्रू अ सिंगल सेल। द करंट, अगर मैं सिंगल सेल लगा देता है एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस से, द करंट गिवन बाय अ सिंगल सेल, गिवन बाय अ सिंगल सेल। ठीक है, और ये जो करंट है ये हो गया बेसिकली N टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, N टाइम्स द करंट थ्रू अ सिंगल सेल, तो इसका मतलब जो मेरा I मैक्स है वो तो ये हुआ NE/R, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें कौन सा, मतलब
अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज करना है और हमें करंट मैक्सिमम चाहिए, तो हमारा लोड रेजिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होगा, तब हमें उस सिचुएशन में मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसको सीरीज वाले से भी कंपेयर करेंगे। व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस is much smaller is much smaller than the net internal resistance net internal resistance, the cells should be connected in parallel to get maximum current अब देखो इस पे करंट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो ये मैक्सिमम करंट हो गया हमारे पास। आपको मैंने लीजिए n सेल्स हैं, n सेल्स, each of EMF E and internal resistance R, ठीक है। are to be connected so that maximum current flow through the load resistance मैंने आपको n आइडेंटिकल सेल दे दिया और एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R दे दिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन n सेल्स को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूं, सो दैट मुझे मैक्सिमम करंट मिल जाए लोड रेजिस्टेंस से। तो ये आप किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? दिस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। सपोज इफ अगर मैं कहूं कि if load resistance is greater than capital R is greater than the R equivalent, एक तो कंडीशन ये है, if load resistance capital R is less than R equivalent, तो यहां पे जो सुटेबल कॉम्बिनेशन होगा पहले वाले में, इन दिस सिचुएशन द सेल मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। in this situation the cells must be connected in parallel combination, in series combination हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। सीरीज कॉम्बिनेशन to get the maximum current through the load resistance बात आई आपके समझ में? तो ये एक सिचुएशन हो गई, लोड रेजिस्टेंस है मैक्सिमम करंट। और अगर ये वाली सिचुएशन है
इफ लोड रेजिस्टेंस आर इज लेस देन आर इक्विवेलेंट, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले की। इस केस में in this situation the cells must be connected in parallel combination to get the maximum current through the load resistance। तो इसको लिख लेते हैं। in this situation the cells must be connected in parallel। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। कंडीशंस याद रखना जरूरी है। यहाँ पे सीरीज है और यहाँ पे पैरेलल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन to get maximum current through the load resistance, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो दो सिचुएशन हो गई हमारे पास। एक बार तो हमने देखा कि लोड रेजिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, जो इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उससे बड़ा है। एक सिचुएशन हो गई लेस देन। अब आपके माइंड में एक सिचुएशन आनी चाहिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि लोड रेजिस्टेंस जो है वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इंटरनल उसके बराबर हो जाए। अब हम वो केस पढ़ेंगे और वो केस अकर होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। डोगरे in this combination a certain number of identical cell ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिकल सेल्स है। आइडेंटिकल सेल्स are joined in series are joined in series and all such rows are then connected in parallel combination, in parallel with each other, तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया कि मिक्स्ड ग्रुपिंग होती क्या है। तो आपको क्या करना है कि एन जो है कुछ सेल्स को, एन सेल्स को आपको पहले सीरीज में कनेक्ट करना है। तो मैं पहले डायग्राम बना रहा हूँ, आप वो बनाइए पहले। तो मुझे एन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो देखिए ये मैंने एन सेल सीरीज में कनेक्ट किया। ये ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये डॉटेड लाइन है और ये एन सेल तक जा रहे हैं और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इट इज हैविंग इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एन सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया पहले। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एन सेल्स। तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ कि ये जो पूरा है ये एन सेल्स हैं, पूरे जितने भी मैंने ये लगाए हैं ये एन सेल्स हैं। दीज आर एन सेल्स। तो इनको लिख देते हैं, ये देखो। तो यहां से यहां तक दीज आर एन सेल्स।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एन सेल्स का इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, अगर ये दो पॉइंट में मार्क कर दूं और मैं आपसे पूछूं इन दो पॉइंट्स के बीच में इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इन सीरीज कॉम्बिनेशन मैं लिखता जाता हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास जो इक्विवेलेंट आता था वो आता था E1 प्लस E2 प्लस E3, और जितने भी सेल्स हैं आप उसके ईएमएफ को जोड़ देते थे, जो कि सेम पोलैरिटी है, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, निगेटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो पोलैरिटी सेम है। तो यहां पर मैं इसकी जगह एक इक्विवेलेंट सेल बना सकता हूं। मान लीजिए इसकी जगह मैंने एक इक्विवेलेंट सेल बना दिया, ठीक है। ये एक पूरी रो की जगह, ये जो पहली रो है ये पूरी रो है, दिस इज रो, तो इस रो की जगह मैंने एक सेल बना दिया। तो ये सेल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n टाइम्स ऑफ E, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो n टाइम्स ऑफ R होगा, क्योंकि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट भी क्योंकि सीरीज में होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस RN हो जाता है, और क्योंकि ये बराबर है तो n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। तो एक रो को एक सिंगल सेल से मैंने रिप्लेस कर दिया जिसका ईएमएफ n टाइम्स ऑफ E है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक हमने देखिए इन दिस कॉम्बिनेशन अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल आर ज्वाइंट इन सीरीज, यहाँ तक तो हो गई बात। एंड ऑल सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि इसके अलावा और भी रोज हैं जिनको हम किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, यानी कि ऐसी आइडेंटिकल रोज हम और बना लेते हैं। चलिए पहले आइडेंटिकल रोज हम बना लेते हैं। एक रो हमने ये ले ली, ये सेल हो गया, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, और ये nth सेल। एक रो हम और ले सकते हैं, nth सेल ले लिया, सेम सिचुएशन हम लेते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक रो और कंसीडर कर सकते हैं। ऐसी हमें जो रो कंसीडर करनी है वो m रोज कंसीडर करनी है, ठीक है। ये हम यहाँ पे इन सबको बाद में ज्वाइन करेंगे एक आइडियल वायर से। तो EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये nth वाला इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये डॉटेड बना देते हैं, यहाँ पे भी डॉटेड बना देते हैं, ठीक। इस तरीके से हम इनको ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। E R, that is E and R, that is E, it is R, again E and R, okay. Same is here, E इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर दिया, m रोज है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे मार्क करूंगा ये कितनी रोज है हमारे पास, m रोज, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो हमने मार्क कर दिया, दीज आर m रोज, टोटल m रोज। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ज्वाइंट, टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हमने ज्वाइन किए, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स वो सिंपल मैथमेटिक्स है, n मल्टीप्लाई बाई n, nm, क्योंकि आपने क्या किया, मान लो 10 सेल सीरीज में लगाए और ऐसी 10 रो बना ली, तो कितना हो गया, 10 इंटू 10 100 सेल हो गए। आपने 10 रो सीरीज में बनाई और ऐसी 5 रो बना ली, तो कितने हो गए, 5 इंटू 10 या 10 इंटू 5, तो कितनी हो गई, 50 हो गए सेल्स। तो टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स हमने कनेक्ट किए वो कनेक्ट किए m इंटू एन या n इंटू m, हमने सेल्स कनेक्ट कर दिए। हर किसी का अलग अलग ईएमएफ हम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे इस रो को ऐसे एक इक्विवेलेंट सेल से रिप्रेजेंट किया था, तो इसी तरीके से हम इस रो को भी कर सकते हैं, इस रो को भी कर सकते हैं, और mth रो को भी हम जो है वो शो कर सकते हैं, और बाकी इसको हम लोड रेजिस्टेंस से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले तो इसका सर्किट हम कंप्लीट कर लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने सबको एक जगह जोड़ दिया, यहाँ पे भी हमने सबको एक जगह जोड़ दिया, ठीक है। और ये हमारा
कॉम्बिनेशन हो गया, और यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज लोड रेजिस्टेंस आर। समझ में आ गई आपकी बात? तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया पूरा। कनेक्शंस कर देते हैं यहाँ पे प्रॉपरली। अब आपको क्या करना है, हर सेल को जो है हर रो को एक सिंगल सेल से रिप्रेजेंट करना है। तो वो काम कर लेते हैं, क्योंकि मेन जो कैलकुलेशन है वो उसी से आएगी। तो यहाँ पे भी मैं एक सिंगल सेल बना दूंगा। आई विल मेक अ सिंगल सेल हियर। ठीक है, लेट्स सी दिस। एक यहाँ पे भी बना सकता हूँ। तो आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि कुछ सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। और कितने सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया? m सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि मैंने इस सर्किट को एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर लिया। NE NR NE NR, ठीक है। और मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ लोड रेजिस्टेंस से, तो मैंने इसको लोड रेजिस्टेंस से ज्वाइन कर दिया। ये कनेक्शन हो गया, इधर मेरा ये वाला कनेक्शन हो गया, और इसको हमने लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया पूरे का। दिस इज लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को सोच सकता हूँ M cells of EMF NE and internal resistance NR are connected in parallel। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये इक्विवेलेंट हो गई एक तरीके से। पहले मैं लिख लेता हूं M cells each of EMF NE, समझिएगा। यानी कि अब मैंने इसको एक सेल मान लिया। ये जो, सॉरी मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने इसको एक सेल मान लिया, यानी कि ये मैंने E1 मान लिया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, और ये EM हो गया अगर M सेल्स मैंने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो EMF NE एंड इंटरनल रेजिस्टेंस NR, यानी कि ये मेरा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया इस तरीके से, और ये RM हो गया। आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैंने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। अब तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली कैलकुलेशन करनी है। सीरीज वाली तो मैंने कर दी कि सीरीज से तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NE आ जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस NR आ जाएगा हर ब्रांच का, हर रो का, और फिर वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप पैरेलल वाली कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, नोट कर लिया आप लोगों ने? व्हाट इज द इक्विवेलेंट EMF? तो E इक्विवेलेंट आपके पास जो आएगा इस केस में वो आएगा N टाइम्स ऑफ E, क्योंकि हर ब्रांच का EMF सेम है। तो उस केस में E होता था, यहाँ पे हर ब्रांच का EMF N है तो वो N ही होगा। ये मैं डायरेक्टली लिख दूं। क्लियर है आपको बात? अब मैं कैलकुलेट करूंगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 1/R इक्विवेलेंट, 1/NR। यानी कि मेरे पास M सेल्स हैं, तो मैं पहले लिख लेता हूं। एक R1 सेल है, मतलब R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है, R3 इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इस तरीके से मेरे पास M रोज हैं तो RM है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/NR है, ये NR है, ये NR है, ठीक है। तो इसको मैं कहां तक लिखूंगा? आई विल राइट अप टू M टाइम्स, क्योंकि टोटल M है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा M/NR,
और अगर मैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूं तो ये आएगा NR/M। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो लोड रेजिस्टेंस एंड आर इक्विवेलेंट आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मेरे पास जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा NR/M। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस या करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, वो हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं। हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया, हमारे पास ई इक्विवेलेंट आ गया, तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस, देखिए करंट flowing through a load resistance, through a load resistance या सर्किट, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई कैपिटल R इक्विवेलेंट, जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R इक्विवेलेंट, एंड दैट विल बी N टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाई R प्लस NR/M। ठीक है, तो ये हमारा करंट फ्लो होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा MN कैपिटल E, ये हो जाएगा MR प्लस NR। इस तरीके से भी हम करंट को लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंडीशन देखी थी कि मैक्सिमम करंट लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कब फ्लो होगा, वो कंडीशन हमें देखनी है। ठीक है, चलिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, condition for maximum current flowing through the load resistance, flowing through a load resistance, through a load resistance। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस, तो वैसे तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। कैसे? जैसे अगर मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया तो मैंने कहा कि उसमें आर इक्विवेलेंट जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया तो मैंने बताया कि आर इक्विवेलेंट जो है वो नेट इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे कम होना चाहिए। तो एक ही कंडीशन बची इक्वल वाली, वो कंडीशन इसमें आ जाती है कि अगर हमें मिक्स्ड ग्रुपिंग में जो है वो मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमारी जो कंडीशन आएगी, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो जो कंडीशन आएगी कि जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R शुड बी इक्वल टू आर इक्वलेंट, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो आएगी NR/M। ये कंडीशन आनी चाहिए, ये हमें प्रूफ भी करनी है। ठीक है, तो अभी प्रूफ करते हैं इसको। तो याद रखना सिंपल है कि अगर सीरीज था तो लोड रेजिस्टेंस, मैं साइड में लिख भी देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमने देखा था इन सीरीज कॉम्बिनेशन, series combination of cells, in series combination of cells जो है, जो हमारा R है लोड रेजिस्टेंस, इट शुड बी ग्रेटर देन, इट शुड बी ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट। ठीक है, पहली ये थी। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है, ये हमारा R जो है वो लेस देन R इक्विवेलेंट होना चाहिए, और इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ये इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मैक्सिमम करंट के लिए जो है वो R शुड बी R इक्वलेंट फॉर मैक्सिमम करंट। किसके लिए? फॉर मैक्सिमम करंट। ये ध्यान रखना है आपको।
conditions for maximum current, condition for maximum current through the load resistance, current through the load resistance, through the load resistance, लोड रेजिस्टेंस से मैक्सिमम करंट कब कब फ्लो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। तो ये मैंने समराइज कर दी कंडीशन। ओके, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट हो गया। चलिए अब ये जो कंडीशन है इसको हमें प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? प्रूफ। तो इसके लिए हम आई का एक्सप्रेशन लिखते हैं। हमारे पास जो मिक्स ग्रुपिंग में आई का एक्सप्रेशन है वो है MN E MR प्लस NR। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ये करंट अभी हमने निकाला था। तो करंट मैक्सिमम कब हो सकता है? जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। I will be maximum if I will be maximum if MR plus NR is minimum। अभी पॉसिबल है? ठीक है, तब पॉसिबल है, अदरवाइज करंट मैक्सिमम नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर अगर मिनिमम हो जाएगा तो मेरा जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए अब इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करते हैं। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर? MR प्लस NR को आप लिख सकते हैं अंडर रूट MR का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बात इसमें स्मॉल आ रहा है, एक मिनट करेक्शन है, ये स्मॉल आ रहेगा। यहाँ पे n के साथ स्मॉल r करेंगे आप। ये स्मॉल r, यहाँ पे भी स्मॉल r और यहाँ पे भी स्मॉल r। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम एक ये काम कर सकते हैं कि अंडर रूट MR स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो प्लस अंडर रूट NR स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे +2 अंडर रूट MR और अंडर रूट NR ऐड कर दो और उसी को माइनस कर दो, तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि मैं कर सकता हूँ प्लस अंडर रूट कैपिटल M R हो गया, इसके साथ स्मॉल NR आएगा। ठीक है, -2 MR और इंटू NR। देखिए एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, या क्योंकि मुझे इसको माइनस में बनाना है तो एक काम ये कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा किधर माइनस लिखता हूँ किधर पॉजिटिव लिख रहा हूँ। तो ये तो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया प्लस। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए जो मैं ग्रीन ब्रैकेट में मार्क कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ग्रीन ब्रैकेट में मार्क कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आया MR प्लस NR को मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। यह आएगा अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस ये जो मैंने लिखा 2 अंडर रूट MR इंटू NR, ये आ गया। तो मेरे पास जो करंट का एक्सप्रेशन है वो मैं ये जो मैंने लिखा MR प्लस NR की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू मिनिमम कब होगी ये आपको सोचना है। तो MR प्लस NR विल बी मिनिमम इफ ये जो टर्म है जो मैं रेड के अंदर एनक्लोज कर रहा हूं ये वाला टर्म 0 हो जाए।
तो ये जो पूरी वैल्यू है ये मिनिमम हो जाएगी, यानी कि जो एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का जो होल स्क्वायर है वो जीरो के बराबर हो जाए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर, स्क्वायर कर सकते हैं तो ये आ जाएगा एम आर एन आर, और आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा एन आर बाई एम। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई कि आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पूरे सर्किट का उसके बराबर है, और ये हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी ये कंडीशन कि ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने ये पहले प्रिडिक्ट कर ली थी कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक बार बड़ा है एक बार छोटा है, मतलब सीरीज में बड़ा है लोड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट से, पैरेलल में छोटा होना चाहिए लोड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट से, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो thus in mixed grouping of cells, the current through the load resistance या external resistance will be maximum if the external resistance is equal to the total या equivalent internal resistance of the cells। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, नोट कर लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। क्वेश्चन लिखो, 3 cells of EMF 3 volt, 4 volt and 6 volts are connected in parallel as shown in figure, find the current through the resistance R, find the current through the resistance R। ठीक है, जो कि लोड रेजिस्टेंस है। मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले, उसके बाद बात करेंगे। ये 3 सेल्स हैं, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस बना लेते हैं। पहले इसके साथ लोड रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, ये तो लोड रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 1.6 ओम। ठीक है, ये E3 सेल है जिसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है 1 ओम। ये E2 सेल है जिसका EMF है 4 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है आपके पास 2 ओम। ये E1 सेल है जिसका EMF है आपके पास 3 वोल्ट और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस R1 जो है वो 1 ओम है। ठीक है, और आपको ये बताना है कि जो लोड रेजिस्टेंस है उससे क्या करंट फ्लो हो रहा होगा। इंडिविजुअल सेल अपने करंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, I1, I2, I3, ठीक है, और I। बताइए कैसे करें इसको। तो हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें सारे सेल सेम पोलैरिटी में कनेक्ट होते थे। ठीक है, जो हमारा मान लो अगर ये 3 सेल होते सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड, तो इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। If these 3 cells
are connected in same polarity. तो उस केस में जो इक्विवेलेंट आता या आई जो आता हमारे पास वो आता E1R1 प्लस E2R2 प्लस E3R3 डिवाइडेड बाई R लोड रेजिस्टेंस, या 1 प्लस 1 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये मैं डायरेक्टली फार्मूला यूज कर रहा हूँ, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फार्मूला है फॉर सेम पोलैरिटी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि अगर आप केयरफुली देखते हैं तो जो E1 है और E3 है, पॉइंटर देखिएगा, E1 और E3 सेम पोलैरिटी में है और E2 अपोजिट पोलैरिटी में है। वो बात अलग है कि उनकी पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो टूवर्ड्स राइट है और इसका टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो हम एक काम कर सकते हैं, E1 और E3 को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं और E2 को निगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर अप्रोच होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, E1 और E1 एंड E3 को हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, उससे जो करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, और E2 को क्या कंसीडर कर लेते हैं, निगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा करने पर ये जो इक्वेशन है आप इसमें लिख सकते हैं, चलिए E1 की वैल्यू है 3 और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1। E2 को आपको नेगेटिव कंसीडर करना है, -4 और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है। E3 को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है 6 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, 1 R है 1.6। क्या रेजिस्टेंस भी हम इसके जो है वो माइनस करके लिखेंगे? रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होते हैं, रेजिस्टेंस सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो ये तो प्लस ही होगा, किसी भी पोलैरिटी से सेल लगा हो। तो ये 1 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा और ये 1/1 आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आई की। यही करंट जो है वो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 - 2 + 6, नीचे आ जाएगा 1 + 1.6 मल्टीप्लाई बाई 2.5। 2.5 and this will become 7/1 + 2.65। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया इसको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.4 एम्पियर, यानी कि जो आई की वैल्यू है वो 1.4 एम्पियर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं आपको, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ट्वेल्व सेल्स each of EMF 1.5 volt, 1.5 volt and internal resistance and internal resistance of 0.5 ohm। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, आर अरेंज्ड इन रोज, are arranged in rows, each containing n cells connected in series, n cells connected in series।
calculate the value of n and m calculate the value of and m. n is the number of cells in each row और m are the number of rows. ये आपको पता है तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ. ओके, m and n for which this combination would send maximum current through an external load resistance of 1.5 ohm. बताइए, करिए, n और m की वैल्यू निकालनी. सिंपल है. टोटल हमारे पास जो सेल है वो 12 सेल्स हैं. उसमें से कुछ जो है, जैसे अगर मैं ऐसे लॉजिकली देखूं कि 12 है मेरे पास, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है 6-2 का, यानी कि mn ऐसे हो सकता है. एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 4 और 3 का, mn ऐसे हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन है वो किस केस में जो करंट थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा. यानी कि 12 को मैं 6x2 से भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ और 12 को 4x3 से भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ. तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू मैक्सिमम करंट सेंड करेगा, ये आपको बताना है. तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी mn इज इक्वल टू 12. यानी कि ये तो हमें मालूम है कि mn और n का प्रोडक्ट जो है वो 12 के बराबर है. तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं. तो m मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 12. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अच्छा, हम ये कंडीशन भी जानते हैं, मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होती है लोड रेजिस्टेंस के थ्रू. क्योंकि मैक्सिमम करंट की कंडीशन, फॉर मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस, for maximum current flowing through a load resistance तो जो हमारा R लोड रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए. तो यहाँ से एक n बाई m का रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा कैपिटल R बाई स्मॉल r. कैपिटल R हमें गिवन है, इट इज़ 1.5 एंड स्मॉल r हमें जो गिवन है वो कितना गिवन है, 0.5. तो यहाँ से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी वैल्यू. तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, nm इज इक्वल टू 3. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. इन दो का यूज करके आपको जो है वो वैल्यू निकालनी है. तो n की जगह 3m लिख सकते हैं. इसको पहली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और वहां से इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल कैलकुलेशन. तो m मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 12. m मल्टीप्लाई बाई 3m इज इक्वल टू 12. m स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो m इज इक्वल टू 2. माइनस तो हो नहीं सकती, m की वैल्यू काउंटिंग है. तो m की वैल्यू 2 आ गई. तो n की वैल्यू मेरे पास जो आ जाएगी वो 2 इंटू 3 यानी कि 6. यानी कि मुझे 6 सेल जो है वो सीरीज में कनेक्ट करने हैं और उसकी 2 रो मुझे बनानी है. उस केस में जो करंट थ्रू दी लोड रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, बात आ गई समझ में आपके. टू आइडेंटिकल स्टोरेज
batteries each having EMF E, an internal resistance and internal resistance small r are connected as shown in figure. Are connected as shown in figure. Determine the terminal potential या potential difference. Determine the potential difference between points A and B. Between points A and B. तो सर्किट में कोई दो पॉइंट है A एंड B, उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना है. मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं पहले. तो ये तो दो पॉइंट है A एंड B. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. ओके, यहाँ पे सेल्स लगा देता हूं मैं. ये सेल्स कनेक्टेड है. इसके इंटरनल रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूं. आर निकालिए इन दो बीच में टर्मिनल पोटेंशियल ए और बी के बीच में. देखिए, इसके दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप इस प्रॉब्लम को किरचॉफ से कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से कर सकते हैं. तो पहले मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से कर लेता हूँ. मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो मैंने करा है, तो सबसे पहला जो टास्क होगा मेरा आई की वैल्यू डिटरमाइन करना. चलिए, ये आई करंट फ्लो हो रहा है. दिस इज आई करंट फ्लो. तो इस आई की जो वैल्यू होगी E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट. तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो दो सेल्स हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड हैं बाई R इक्विवेलेंट, और कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2E बाई 2R. दैट इज द करंट E बाई R. एंड टू एंड कनेक्टेड है ना, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्टेड है. एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आप डायग्राम में देख सकते हैं. एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, और दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड. तो ये सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है. यहाँ तक आ गया. अब मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो मैं यहाँ से ए से बी एक किरचॉफ लगा सकता हूँ, यानी कि मैं ए से चलूँ, ए से चलते हुए मैं बी पर पहुंच जाऊं. तो इस पार्ट में मैं किरचॉफ अप्लाई कर सकता हूं. तो अप्लाई करते हैं. ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो गया. ए पर जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए VA ले लेते हैं, और बी पे जो पोटेंशियल है वो VB ले लेते हैं. तो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल या वोल्टेज रूल, ये हमने लगा दिया यहाँ पर. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए. आई विल राइट VA. ठीक है. तो ए से जब बी की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, तो बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मेरा ट्रांजिशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है. तो मैं इसको लिखूंगा +E.
ठीक है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस आई आर, ठीक है, इज इक्वल टू वी बी। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, दो ये जो ए और बी पॉइंट है वो एक सेल के, जो नीचे वाला सेल है उसके टर्मिनल है, तो हम इसको लिख सकते थे ई माइनस सिंपली आई आर भी लिख सकते थे, या माइनस ई प्लस आई आर लिख सकते थे। इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं क्योंकि बी इज एट हायर पोटेंशियल, तो बेटर रहता है अगर हम इस तरीके से लिखें, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब देखिए ई ये है, आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर, और ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि वी बी माइनस वी ए जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए आप इसको। देखो इसी तरीके का एक प्रॉब्लम और बनता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द सर्किट shown in figure, each battery is of each battery is of 5 volts, ठीक है, and has an internal resistance of 0.2 ohm, 0.2 ohm. What will be the reading of the ideal voltmeter? What will be reading of ideal voltmeter connected across a battery, सर्किट डायग्राम बना देता हूं पहले, इसके बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो हमने वोल्ट मीटर लगा दिया एक, ये वोल्ट मीटर, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड है, ठीक है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से यहाँ पे एन सेल्स कनेक्टेड है, ये हो गया, ये एक सेल ये हो गया आपका, एक सेल ये हो गया, और आप अगर केयरफुली देखेंगे तो ये सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। निकालिए आंसर क्या होगा रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर पोटेंशियल रीड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये जो V की रीडिंग होगी बेसिकली ये VA माइनस VB होगी या VB माइनस VA के बराबर होगी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो VA माइनस VB रहने देते हैं इसको, इसकी जो रीडिंग होगी वो VA माइनस VB होगी। बताइए क्या रीडिंग होगी। केयरफुली देखें तो सेम प्रॉब्लम है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की। वो जो प्रॉब्लम थी वो 2 सेल्स के लिए थी, और दोनों सेल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था उस केस में, मैं पिछली प्रॉब्लम एक बार रेफर करूंगा, ठीक है, तो चाहे आप वो जो ये नीचे वाला सेल है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते, या ये ऊपर वाला सेल है इसके अक्रॉस ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस निकालते, वो जीरो आता, ठीक है। तो इसी तरीके की प्रॉब्लम ये भी है, ट्राई करिए आप। करंट फ्लो कंसीडर कर सकते हैं इसमें,
चलिए करंट मान लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, आई करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, दैट इज द आई करंट। तो अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में इस आई करंट की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी n टाइम्स ऑफ ई, या ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, वैल्यू तो यही आनी चाहिए। तो इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं पहले। तो I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस तो है नहीं, ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ ई और ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ आर, एंड दैट विल बी ई बाई आर। ये करंट फ्लो होगा। अब मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने पिछले केस में किया वही हम यहाँ से कर लेंगे, ए से बी या बी से ए आप मूव करिए। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि हम ए से बी की तरफ अगर मूव करते हैं हम, तो ए पे जो पोटेंशियल है वो वी ए कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल हो गया वो वी ए हो गया, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वी बी है। तो मैं लिखूंगा वी ए, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा माइनस ई, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो प्लस आई आर लिखूंगा और इज इक्वल टू वी बी लिखूंगा। सॉरी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, वी ए माइनस वी बी ई माइनस ई बाई आर, आर, ठीक है, एंड दैट विल बी जीरो। यानी कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो होगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो है वो जीरो के बराबर होगी। और इनफैक्ट ये वोल्ट मीटर आप किसी भी दो सेल के, किसी भी सेल के अक्रॉस लगा दो। सपोज वोल्ट मीटर में एक वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा देता हूँ, इस सेल के, तो इसकी भी जो रीडिंग होगी वो जीरो होगी। यानी कि इस केस में जब तक लोड रेजिस्टेंस नहीं है और एन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, तो उस केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा टर्मिनल के बीच में इस सेल के अक्रॉस, वो क्या होगा, जीरो हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं।